हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। आप लोगों को कमेंट देख रहा हूँ, आप लोगों के प्यार भरे जो संदेश आ रहे हैं, सभी को नमस्कार भैया ना। और माँ शक्ति आप सबको खूब शक्ति दे इन 9 दिनों में, अगले 9 दिनों में, ठीक है। और आप अपने जीवन की एक नई सफलता की इबादत आप लोग लिखें। कोई मेरा प्यारा सा भाई बार बार एक प्रश्न पूछ रहा था, मैं देख रहा था अभी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। और क्या प्रश्न पूछा था कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ये प्रश्न भी पूछा था ना अभी, तो ध्यान से सुन लो भाई। खेत सिंह खंगार, सेनापति का नाम क्या था? खेत सिंह खंगार। 2 और 7 में सहयोगी सेनापति गोविंदराज, और तीसरा व्यक्ति खांडेराव। क्या था? खांडेराव। ये 3 प्रमुख सेनापति माने जाते थे किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, जो कि तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? आसमान से प्रणाम। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब किसी का कोई कमेंट नहीं, ठीक है। यदि कोई डाउट होता तो मैंने आपको कह दिया कि क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और प्रयास ये करें कि कोई फालतू की बात अपने को करनी नहीं है। बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो बेटा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कल मैं समझा गया था, आज केवल लिखवाना आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल का समय 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी तक का समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का माना जाता है। याद रखिएगा कि गोरी का गुलाम था, गोरी का गुलाम था, और गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, वंश का संस्थापक माना जाता है। आप लोगों को बताया था मैंने कि चंदावर युद्ध के बाद में गोरी ने अपने क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यहीं से जो है ये गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। और 1206 में मृत्यु के बाद जब अमीर सरदार बोलते हैं, तो अमीर सरदारों के बोलने के कारण ये जो है सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन ये कहता है कि मैं सिपह सलार के रूप में ही रहूंगा। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ध्यान रखना, ठीक है। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं हम लोग। उपाधियां देखिएगा कौन कौन सी उपाधियां हैं। नंबर 1 कुरान खां, ठीक है। कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुरान का बहुत सुरीले पाठ में, कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करता था, ठीक है। आ गई बात समझ में? दूसरा हातिम ताई, हातिम ताई मतलब उदार हृदय वाला। हातिम ताई, हातिम ताई इसका मतलब क्या है बेटा? उदार हृदय वाला, उदार हृदय वाला। तीसरी उपाधि इसकी मिलती है लाख बख्श। क्या मिलती है बेटा? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला। चौथी उपाधि, ये कल की क्लास में ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका था, ठीक है, समझा के चला गया था बेटा, ठीक है। अभी बात करेंगे बेटा उत्कर्ष का लाडला मेरा प्यारा भाई सूरज, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अभी बताऊंगा, ठीक है।
चौथी उपाधि इसकी कौन सी? मलिक व सिपह सलार। याद रखिएगा कि मलिक वे सिपह सलार, सिपह सलार के रूप में शासन किया, रूप में शासन किया। याद रखिएगा। अगली बात स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए अगली बात कि अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को, लाहौर को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। याद रखिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगली बात कि ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य कौन कौन से? कल बता गया था मैं बेटा, सारी चीजें समझा के चला गया था कल की क्लास में। ठीक है, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कुव्वत उल इस्लाम। क्या बेटा जी? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है ना, भारत की प्रथम इस्लामिक जो है मस्जिद मानी जाती है, भारत की प्रथम इस्लाम मस्जिद है ना। इसका निर्माण कहां पर? दिल्ली में। विस्तार किस किस ने किया? आगे इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में 27वां जैनवा मंदिर हुआ करता था और 27वें जैनवे मंदिर को तुड़वा करके इस कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का जो है क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। वास्तविक यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कुतुब मीनार के पास में इस ये जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वहीं पर बनी हुई है। और वहीं कुतुब मीनार के प्रांगण में ही आपको पता होना चाहिए कि मेहरौली का लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ है। इस दीपक को ब्लॉक करो, जब कह दिया कि बीच में फालतू कमेंट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐबक के निर्माण नंबर 1, कुव्वत उल इस्लाम, उल इस्लाम। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है, मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। कहां पर है? तो याद रखिएगा कि दिल्ली में है। इसका विस्तार इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं बेटा। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, शांति से ऐसे नहीं कि पढ़ लें। अगली बात हम करते हैं कुतुब मीनार की। किसकी? कुतुब मीनार। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न आने की संभावना है बेटा, ध्यान रखना। कुतुब मीनार के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया गया। निर्माण ऐबक द्वारा
सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार काकी। सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। के नाम पर याद रखिएगा कि अफगान की मीनार, अफगान की जाम मीनार से प्रेरित होकर निर्माण करवाया। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची। बेटा इसका सन एग्जैक्ट मिला नहीं मुझे, है ना, आप देख लीजिएगा यदि मिल जाए तो। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक द्वारा। किसके द्वारा? ऐबक द्वारा। दो से चौथी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा। और याद रखिएगा कि चौथी पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट लगा के यहां पर साइड में लिख रहा हूं। कि इसकी चौथी मंजिल आकाशीय बिजली के कारण ध्वस्त हो गई थी। आकाशीय बिजली के कारण, बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गई थी। जिसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बेटा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटू जी। चलिए, 1993 में किया गया। बेटा मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं आपको लिखवाना नहीं चाह रहा था। देखो मैं प्रयास ये करता हूं कि आपको कोई गलत तथ्य नहीं दूं, है ना। जरूरी
नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है बेटा? हाँ, एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि विश्व विरासत सूची में इसको कब शामिल किया गया था। मुझे इसका थोड़ा सा डाउट नहीं है, बट डाउट है मतलब इसके बारे में, तो एक बार कंफर्म कर लेना बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, वाह भाई रसगुल्ला भाई, चलो उत्कर्ष के रसगुल्ले, नाम भी तुम्हारे तो गजब है भाई। याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्माण गौरी के आदेश पर, गौरी के आदेश पर तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा, ऐबक के द्वारा याद रखिएगा कि पहले यहां संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय था। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। इसको तोड़ करके इसके स्थान पर क्या करवा दिया गया बेटा जी? ठीक है ना, इस 2.5 दिन के झोंपड़े का क्या करवा दिया गया था? निर्माण करवा दिया था। आगे बात समझ में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक विष्णु मंदिर भी हुआ करता था। ठीक है, इनको तुड़वा करके जो है क्या करवा दिया गया बेटा? सैंडी बेटा, ये अभी थोड़ा आउट ऑफ हो जाएगा, अभी बात नहीं करेंगे इस बारे में। ठीक है मेरा प्यारा भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब हुई? 1210 में चौगान पोलो खेलते वक्त दिल्ली में। ठीक है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में चौगान, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर हो गई। चलिए, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए बेटा, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन में बना दिया, इसलिए जो है यहाँ 2.5 दिन का मेला भी लगता है, 2.5 दिन का मेला। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं इल्तुतमिश की। देखिएगा, ध्यान से सुन ला बेटा, हर एक चीज एक एक शासक संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, तो जो जो चीजें महत्वपूर्ण है, जहां से आपके प्रश्न बनेंगे ना, तो केवल हम वहीं की वाली बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, इस विश्वास के साथ में बस पढ़ते रहिएगा। ऐसा कहा जाता है कि आराम शाह, ठीक है ना, कौन? आराम शाह इस ऐबक का पुत्र शासक बना, परंतु आराम शाह ने ज्यादा दिन रुका नहीं। ठीक है, तो उसको मार दिया। पराजित करने के बाद में शासक बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल का समय 1211 से लेकर के 1236, 1211 से लेकर के 1236। ध्यान से सुनिएगा।
पहले समझा रहा हूं, फिर सारी चीजें लिखवाऊंगा। अब आपका ध्यान केवल और केवल मेरी तरफ होना चाहिए, आपके कान केवल और केवल मेरे शब्द ही सुने बेटा, अभी और कहीं भी कुछ भी ध्यान नहीं देना, ठीक है प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, ध्यान देना बेटा। इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी तुर्क था। यदि हम देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, ऐबक का दामाद था, बिल्कुल ऐबक का दामाद था बेटा, ठीक है। इल्तुतमिश की यदि हम बात करें तो इल्बरी तुर्क है, और पहला जो व्यक्ति हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तुर्किस्तान का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, है ना, हाँ बेटा केवल इंपोर्टेंट ही पढ़ पाएंगे, वैसे इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए, वो सारे के सारे जो शासक हुए बेटू जी, ध्यान रखना कि वो सारे इल्बरी तुर्क थे। पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में, कितने बेटा, 1 लाख, बेटी सुरेंद्र कमेंट बॉक्स में कर देना, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं, हजारों लोग देख रहे हैं बेटा, बाद में कर देना, मैं दे दूंगा जवाब, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो प्लीज। 1 लाख जीतल में खरीदा, कितने में, 1 लाख जीतल में खरीदा, और अपनी पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। तो पहली बात देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम है और इसने भी अपना गुलाम खरीदा है, बिल्कुल सुखी बेटा, इसने भी अपना क्या करा है, गुलाम खरीदा है। तो इल्तुतमिश को एक तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पहली बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना। पहली बात क्या याद रखेंगे कि इल्बरी तुर्क था, क्या था, इल्बरी तुर्क था। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि ऐबक का गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। ऐबक ने कितने बेटा, 1 लाख जीतल में खरीदा, जीतल मुद्रा है, आगे बात करेंगे इसकी, 1 लाख जीतल में खरीदा, प्लस अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी पुत्री का क्या किया, विवाह किया है, ठीक है। इसलिए दूसरी चीज, तो इसका मतलब देखो, एक तरीके से इल्तुतमिश जो था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, देखो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को क्या बेटा, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम प्लस दामाद। ये दिनेश फागोरिया को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करो, शर्म करो रे, ये सारा प्यार व्यार है ना, घर वाले निकाल देंगे या तो, और जिस दिन या फिर ठोकरें लगेगी ना, असफल होगे ना जिंदगी में, तो उस दिन पूरा हो जाएगा तुम्हारा प्यार। यही करने के लिए आते हो क्या यहां पर तुम, शर्म बची है कि नहीं बची है, मानवता के नाम पे कलंक हो ऐसे लोग। तो ध्यान देना बेटा कि एक तो इसे क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व, ध्यान रखिएगा बेटा, क्या कि सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था, बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। किसका सूबेदार, बदायूं का सूबेदार। जो व्यक्ति नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, उसे इस संसार में रहने का मुझे तो नहीं लगता कि हक है, ठीक है ना। जो मातृशक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो हमारी जननी भी है, वो हमारी माता भी है, वो हमारी बहन भी है। और यदि नारी नहीं है तो ये सृष्टि है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, अकल्पनीय है। तो सम्मान करना सीख लो, ठीक है। सुल्तान बनने से पूर्व कहां का बेटा, बदायूं का था। ध्यान से सुनना कि ऐबक के समय
किसके समय? ऐबक के समय। अब एक एक चीज सुनना बेटा। ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर के ऊपर अधिकार किया था और इसीलिए ऐबक खुश हुआ और खुश होकर के इल्तुतमिश ने बुलंदशहर यूपी की इक्ता जागीर प्रदान उनको की। इक्ता शब्द याद रखिएगा, इक्ता। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक माना जाता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा व्यक्ति, प्रथम ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और मैंने आपको कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया कहां पर? लाहौर। इस राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने? इल्तुतमिश ने। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझे क्या? कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की इसका मतलब उसने खलीफा से सनद प्राप्त किया। खलीफा से सनद प्राप्त किया। और इस समय ऐसा कहा जाता है कि बगदाद का जो खलीफा हुआ करता था उसका नाम था खलीफा बिल्ला मंसूर। क्या नाम था बेटा? बिल्ला मंसूर। इस बिल्ला मंसूर से अपनी मान्यता प्राप्त की और मान्यता प्राप्त करने के बाद उसने सनद पत्र, आदेश पत्र जो दिया जाता था वो आदेश पत्र प्राप्त किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के चलाए और साथ ही साथ अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटू जी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक एवं संपूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता है। कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। कौन माना जाता है? इल्तुतमिश माना जाता है। और इसीलिए इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहा दिल्ली स्थानांतरित की और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको बेटा जी? याद रखना कि इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसने जो उपाधि धारण की, पहली उपाधि इसकी थी सुल्तान। दूसरी इसकी बेटा जी उपाधि कौन सी थी? नासिर अमीर उल मोमिनीन। क्या था? नासिर उल अमीर मोमिनीन। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बेटा कि इसने तुर्कान ए चहलगानी, जहां से आपका प्रश्न आ सकता है, देखो वो वाली बात बता रहा हूं। तुर्कान ए चहलगानी या जिसे क्या कहा जाता है? चालीसा दल, या जिसे क्या कहा? चालीहा दल, या जिसे गुलाम चालीसा कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी बर्नी महोदय ने नाम दिया इसको, ठीक है ना। बर्नी नामक इतिहासकार जो हुए, इन बर्नी नामक इतिहासकार ने इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। हाँ बेटू जी, जयवाल सही कह रहा बेटा। अपने 40 गुलाम सरदारों का उसने क्या बनाया? एक समूह बनाया ताकि प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। और इसी 40 गुलामों के दल को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल या चालीहा दल, या इसे गुलाम चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। ये वही तुर्कान चहलगानी है जिसका विनाश, जिसका सत्यानाश बलबन ने किया था। याद रखिएगा कि ये बलबन स्वयं शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश के शासनकाल में ये उसका जो था इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था बेटा? सदस्य हुआ करता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इल्तुतमिश के विरोधियों का नाम मिलता है, केवल बता रहा हूं, ठीक है। जैसे एक तो यालदोज था, गजनी का सूबेदार। इसका बड़ा मोटा ख्वाब था कि मैं क्या बन जाऊं? दिल्ली का सुल्तान बन जाऊं। एक नासुरुद्दीन कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। एक व्यक्ति अली मर्दान जो बंगाल बिहार का गवर्नर हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल के नदिया के ऊपर आक्रमण किया था तो नदिया को जब राजधानी बनाया था, तभी मर्दान ने खिलजी की हत्या कर दी थी और वहां का गवर्नर बन गया था। खैर,
बलबन बड़ा विरोधी। मैंने अभी अभी कहा कि इसका तुर्कान चहलगानी का क्या हुआ करता था, सदस्य हुआ करता था। ठीक है, एक तराइन का युद्ध याद रख लीजिएगा, यदि आप रखें तो तराइन का तृतीय युद्ध भी लड़ा गया था। ठीक है, आ गई बात समझ में। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य। याल्दोज ने ख्वारिज्म शाह की सहायता से, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह की सहायता से जो है उसको पराजित कर दिया था, याल्दोज को। किसको? याल्दोज को। आ गई बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बता दी है। फिर हम बात करेंगे इल्तुतमिश की एक तो पुत्री, जो कि संपूर्ण मुस्लिम शासन काल के दौरान प्रथम ऐसी महिला जो कि महिला शासिका बादशाह बनी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। कौन थी बेटा? रजिया सुल्ताना। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। इसी के शासन काल के दौरान और भी कई सारी घटनाएं घटित होती है। थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं बेटा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। कहां का? बदायूं का सूबेदार था, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने नाम के सिक्के चलवाए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते। ठीक है, कि इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली स्थापित किया। ठीक है, ऐसा करने वाला प्रथम शासक, ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। ठीक है, याद रखिएगा बेटा जी कि अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगली बात कि अपने प्रशासन को ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अपने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, अपने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा बेटा। जिसे तुर्कान ए चहलगानी, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम चालीसा
गुलाम चालीसा या चालीसा दल भी कहा जाता है, चालीसा दल भी कहा जाता है। एक बात यहीं पर लिख रहा हूं स्टार बना के बलबन भी इसका सदस्य था, बलबन भी इसका सदस्य था। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, प्रथम संपूर्ण संप्रभुता संपन्न शासक माना जाता है, शासक कहा जाता है। ठीक है, देखो तराइन के 2 युद्ध लड़ लिए हमने, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ रहा हूं मैं। तराइन का अब पहले समझ लो फिर मैं इसमें लिखवाऊंगा बिट्टू जी। ठीक है, तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1215 ईस्वी में। ठीक है, अब समझो इसको। देखो तराइन के 2 युद्ध पढ़ लिए ना हम लोगों ने। अरे मेरा बच्चा भाई मेरा कितना अच्छा, देखो कह रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैं जो है क्लास ले रहा हूं। ऐसे होते हैं लोग पढ़ने वाले। और मेरी क्लास में मुझे पूर्ण विश्वास है कि 99.99999 हजार टाइम्स 9 सब पढ़ने वाले लोग आते हैं। फालतू के लोग कोई एक आध आ भी जाते हैं ना, तो आपको पता है आपका भाई उनके साथ क्या करता है। ठीक है ना, तो इसलिए मस्ती से पढ़ो बेटा, है ना। चलो ध्यान से सुनना बेटा। क्या तराइन का तृतीय युद्ध, क्या एक तो 1215 में हुआ, किसके बीच में? इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में। यालदोज इसका प्रमुख विरोधी माना जाता था। यालदोज चाहता था कि दिल्ली का शासक बन जाए। यालदोज भी जो था ना वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। इसलिए इल्तुतमिश ने, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ख्वारिज्म शाह, ठीक है ना, इस ख्वारिज्म शाह से सहायता ली और सहायता लेने के बाद में यालदोज को क्या कर दिया? मार दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यालदोज को जो है बंदी बना करके बदायूं के किले में, कौन से किले में? बदायूं के किले में जो है रखा गया था और बाद में वहीं पर उसको मार डाला गया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि ख्वारिज्म शाह को, यालदोज को तो मामला सेट कर दिया। अब ख्वारिज्म शाह जो उसका सहायक था, इस ख्वारिज्म शाह को गजनी का सूबेदार बना दिया। लेकिन इस ख्वारिज्म शाह की, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अरे आरती भाई साहब धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात क्या कि ख्वारिज्म शाह की कुछ समय बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था और इस पुत्र का नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी या मांगबरनी। यह शासक बनता है। और इसी समय 1221 ईस्वी में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनना बेटा, 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रांता चंगेज खान, जिसे तमुजिन कहा जाता है बेटू, क्या कहा जाता है? तमुजिन कहा जाता है। ठीक है, इस चंगेज खान ने गजनी के ऊपर आक्रमण किया। चंगेज खान का मूल नाम याद रखना बेटा जी, क्या था? तमुजिन। और तमुजिन का शाब्दिक अर्थ होता है लोहकर्मी। क्या होता है? लोहकर्मी। मुझे भी बेटा ऐसा ही फील होता है कि सामने मेरे भाई बहन बैठे हैं और सब आराम से मस्ती से पढ़ रहे हैं और आपकी टेंशन हमें ज्यादा है ना। हमारा एक ही केवल लक्ष्य है कि आप सफल हो जाओ। ठीक है,
तो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहने पर बड़ा खुश होता था। कौन? मंगोल खान। देखो, मंगबर्णी के ऊपर आक्रमण किया, और मंगबर्णी के ऊपर मैं ये केवल चीज समझा रहा हूं, इसको देखो, बार बार क्लासों को देखना, ठीक है ना, कि मंगबर्णी के ऊपर आक्रमण किया, और मंगबर्णी के ऊपर आक्रमण करने के बाद में मंगबर्णी भागा भागा इल्तुतमिश की शरण में आता है कि देखो, मेरे पिताजी ने आपकी सहायता की थी ना, अब आपका भी फर्ज बनता है कि चंगेज खान से मेरी सहायता करो। लेकिन इल्तुतमिश ने कहा, बेटा देख, ऐसा है, मैं चंगेज खान से लड़ने वाली स्थिति में नहीं हूं। उसने सहायता देने से मना कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बेटा ध्यान रखना, कि चंगेज खान मंगबर्णी का पीछा करते करते सिंधु नदी तक आया था। और इल्तुतमिश ने क्योंकि मंगबर्णी को शरण नहीं दी, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वरना ये मंगोल जो मुस्लिम आक्रांत आगे जाकर के 1526 में एक तरीके से शासन स्थापित हुआ है, वो 1221 में ही हो जाता है। ये इल्तुतमिश की बौद्धिक चातुर्यता थी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, कब लड़ा गया? 1215 में। किसके मध्य? इल्तुतमिश वर्सेज याल्दोज। याल्दोज गजनी का सूबेदार था, ये याद रखिएगा। कहां का था? गजनी का सूबेदार। गजनी का सूबेदार। कहानी मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है? याद रखना कि इल्तुतमिश विजय रहा, याल्दोज पराजित, और बाद में इसे क्या कर दिया? मार दिया। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को गजनी का सूबेदार बनाया। गजनी का सूबेदार बनाया। याद रखिएगा, इसी का ख्वारिज्म शाह का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? मंगबर्णी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे लिखता हूं जल्दी से। नोट कि 1221 ईस्वी में मंगोल चंगेज खान ने मंगबर्णी पर आक्रमण किया। और मंगबर्णी इल्तुतमिश की शरण में आया। परंतु उसे शरण नहीं दी। चंगेज खान मंगबर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया। ठीक है, आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, इंपॉर्टेंट यहां से आपके प्रश्न हो सकता है बन जाए बेटा। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने, अब मैं समझा रहा हूं और समझाते साथ साथ लिखूंगा भी। देखो क्या करा, एक तो 40 दल का गठन किया, एक एकता प्रणाली चलाई। क्या थी एकता प्रणाली? एकता प्रणाली का वास्तविक
है ना। इक्ता प्रणाली का वास्तविक जनक कहलाता है कौन? इल्तुतमिश। इक्ता इल्तुतमिश, है ना, ये याद रखना बेटा। क्या था इक्ता प्रणाली? राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे, समझना इस बात को, राज्य के जो अधिकारी हुए थे उनको सैनिक या जो सैनिक हुआ करते थे उनको वेतन के बदले दी जाने वाली जो भूमि या जागीर का जो टुकड़ा होता था वो क्या कहलाता था बेटा? इक्ता कहलाता था। इक्ता का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। हालांकि इक्ता प्रणाली चलाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश माना जाता है। आगे बात समझ में। इक्ता प्राप्त करने वाला अधिकारी इक्तेदार कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्तेदार। तो याद रखिएगा कि इक्ता प्रणाली चलाई, ठीक है। याद रखिएगा क्या कि जमीन माफ कीजिएगा, वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा या जागीर, जमीन का टुकड़ा या जागीर क्या कहलाता है बेटा? इक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्ता, ठीक है। और प्राप्त करने वाला अधिकारी या सैनिक जो है ये बेटा जी क्या कहलाता है? आपका इक्तेदार कहलाता है। इक्तेदार कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा सिक्के, इसके थोड़े से सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम ऐसा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। प्रथम ऐसा शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, दो प्रकार के सिक्के चलाया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। प्रथम शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। कौन कौन से सिक्के बेटा? देखो याद रखना, चांदी का टंका, चांदी का क्या कहलाता था? इसको टंका बोलते थे, है ना। और तांबे का जो सिक्का होता था वो कहलाता था जीतल, तांबे का जीतल। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ बेटा, जीतल वाली कहानी समझ में आ गई ना। मैंने कहा ना 1 लाख जीतल में खरीदा था, तो अब समझ में आ गया ना कि जीतल क्या था। देखो इल्तुतमिश के कुछ निर्माण कार्यों की हम लोग बात करते हैं। तो देखो, एक तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, है ना। एक इल्तुतमिश का मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा है जो कि स्क्रीच शैली में बना है। स्क्रीच शैली का मतलब होता है इंडो ईरानी शैली का जो है मिश्रण है। छत विहीन मकबरा माना जाता है। एक कक्षीय मकबरा है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एक मदरसा है नासिरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मदरसा है नासिरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। याद रखिएगा बेटा, तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम निर्माण की बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के। क्या याद रखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, निर्माण पूर्ण करवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा या इसी को क्या कहा जाता है?
मदरसा ए नासिरी, मदरसा ए नासिरी। याद रखिएगा कि अपने पुत्र की याद में बनवाया, अपने पुत्र की याद में बनवाया। तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है वेरी मोस्ट, कि तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम मकबरा, तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, प्रथम मकबरा। और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रीच शैली में निर्मित, स्क्रीच शैली, स्क्रीच शैली का मतलब होता है इंडियन और ईरानी दोनों का मिश्रण, इंडो ईरानी जिसे बोलते हैं हम, इंडो प्लस ईरानी। में निर्मित प्रथम मकबरा है, प्रथम मकबरा है। बेटा याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है आपका, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बात और क्या याद रखोगे कि छत विहीन मकबरा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि छत विहीन मकबरा है, छत विहीन मकबरा है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहीं पे एक लास्ट लाइन लिख देता हूं, इल्तुतमिश समाप्त करते हैं कि बामियान अभियान पर जाते हुए 1236 ईस्वी में, है ना, बामियान अफगान का है, ठीक है, बामियान अफगान, ठीक है। तो बामियान अभियान पर जाते हुए रास्ते में ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के कारण 29 अप्रैल, कब, 29 अप्रैल 1326 की इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा कि बामियान अभियान जाते वक्त, बामियान अफगान है बेटा, अफगान अभियान जाते वक्त बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के बाद में दिल्ली लौटा, दिल्ली लौटा और 29 अप्रैल 29/4/1326 को मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा आगे कुछ बात करने वाला हूं, और मैं बात करने वाला हूं रजिया सुल्ताना की, रजिया सुल्ताना। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा बेटा आपको। देखो, रजिया सुल्ताना का लंबा शासनकाल नहीं है, 1236 से 1240, 1236 से 1240, 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें ना रजिया सुल्ताना की, तो इससे पूर्व ऐसा कहा जाता है, छत विहीन मतलब बेटा बिना छत का, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो तुर्क अमीर जो थे, इन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र, बड़े पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन, क्या नाम था,
रुकनुद्दीन, इस रुकनुद्दीन को शासक बनाया। रुकनुद्दीन ज्यादा रुका नहीं। इस रुकनुद्दीन के समय इल्तुतमिश की एक पत्नी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन की माता मानी जाती है, बड़ी तानाशाह महिला हुआ करती थी। ये सारा का सारा जो शासन व्यवस्था जो थी, केवल सुन लो समझ लो, ठीक है ना, सारी की सारी जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी, ये शासन व्यवस्था शाह तुर्कान के हाथ में था। तानाशाह महिला थी, लोग इससे परेशान थे। जबकि इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, देखिए ग्वालियर युद्ध के बाद में टंका का जो मैंने सिक्का बताया, टंका जो चांदी का सिक्का था, शुद्ध अरबी का प्रथम सिक्का, इसके ऊपर इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना की तस्वीर भी बनवाई थी। ठीक है बेटू जी। टाइगर अभी जिंदा है ना, नहीं रहेगा, अभी पढ़ाई कर ले, नहीं तो एक तो टाइगर पहले गया और आपको और भेज दूंगा मैं। तो ध्यान देना कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बेटा, किसको? रजिया सुल्ताना को, लेकिन लोगों ने रुकनुद्दीन को बना दिया। रुकनुद्दीन बेटा याद रखिएगा, रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है बेटू जितेश भाई। तो रजिया सुल्ताना ने, एक दिन की बात है, जब जो है जुम्मे की नमाज हो रही थी शुक्रवार के दिन, उसी दौरान लाल वस्त्र धारण किए और लाल वस्त्र धारण करके नमाज अदा करने के लिए जाती है। क्या करती है? नमाज अदा करने के लिए जाती है। जनता ने सारी बातें समझ ली और जनता भी चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए। जनता की मदद से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कि जनता की मदद से रुकनुद्दीन को पद से हटा दिया। पहली बार दिल्ली सल्तनत काल में ऐसा हुआ कि जनता ने स्वयं अपने लिए सुल्तान की नियुक्ति की। अपने लिए सुल्तान की नियुक्ति की, पहली बार ऐसा हुआ। भारतीय इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है। कौन? रजिया सुल्ताना। आगे बात समझ में? याद रखिएगा कि महिला थी, इसलिए उस समय गलत मानसिकता के लोग, इन्होंने क्या किया, इनका खूब विरोध किया। सबसे बड़े विरोधी के रूप में हम यदि बात करते हैं, इनका वजीर जो था उसका नाम था मोहम्मद जुनैदी। लाहौर का एक अध्यक्ष था, गवर्नर था कबीर अयाज खान, इसने भी विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह करने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। रजिया जो है दरबार में कोट और टोपी के साथ में बढ़िया बन ठन करके बैठती थी, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? तो जो धर्म का जो ठेका ले रखा था लोगों ने, तो इन्होंने कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। ये क्या है? धर्म के विरुद्ध है। तो यहीं से रजिया के समय तुर्कों और अमीरों के मध्य जो है संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और ये संघर्ष बलबन के समय तक चलता है बेटा। कहां तक चलता है? बलबन के समय तक चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। कहां तक चलता है? बलबन के समय तक चलता है। तुर्कों और अमीरों के बीच जो है संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इसी दौरान भटिंडा का एक इख्तेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। ये उस समय बड़ा वजूद रखता था अपने आप में। तो इस अल्तुनिया से विवाह कर लिया किसने? रजिया सुल्ताना ने। परंतु कुछ समय बाद में इस अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना की क्या कर दी जाती है? मृत्यु कर दी जाती है। अल्तुनिया जब पंजाब जा रहे थे, अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना, तो कैथल नामक स्थान जो कि हरियाणा के पास पड़ता है। कहां पर बेटा जी? कैथल नामक स्थान हरियाणा के पास। यहां पर इन दोनों को डाकुओं ने लूटा और डाकुओं ने लूटने के बाद इसका क्या कर दिया? इसको मार दिया। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था एल्फिंस्टन। क्या नाम थे? बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो ध्यान से सुनना, कि इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा कि रजिया अगर स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में और बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता। आगे बात समझ में क्लियर हो गई होगी बात? मैं जल्दी से लिख रहा हूं, देखिएगा।
कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। जिसे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु अमीर तुर्कों ने इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज रुकनुद्दीन, है ना, या रुकनुद्दीन एक ही बात है बेटा, है ना, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। जुम्मे की नमाज, शुक्रवार की नमाज, है ना, जुम्मा शुक्रवार की नमाज के दौरान रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जनता से सहायता मांगी। जनता ने रजिया को सुल्ताना बना दिया, याद रखिएगा कि ये पहला ऐसा मौका था, प्रथम अवसर जब दिल्ली की जनता ने स्वयं अपना शासक चुना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। रजिया भारतीय इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, मुस्लिम सुल्ताना थी। ठीक है बेटा, रजिया ने बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। लास्ट बात कि रजिया वे अल्तुनिया को कैथल हरियाणा नामक स्थान पर
डाकुओं ने लूटा वे मार डाला। डाकुओं ने लूटा वे मार डाला। ठीक है बेटा जी, आगे बात समझ में क्लियर? देखिएगा अगली बात, सहायता के लिए बेटा, है ना? ठीक है ना, सहायता के लिए पहने थे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। अब हम बात करने वाले हैं सीधे सीधे बलबन की। बलबन देखिएगा, बलबन का शासनकाल का जो समय माना जाता है 1265 से लेकर के 1287, 1265 से 1287 ईस्वी। देखिएगा, गुलाम वंश का एक तरीके से अंतिम शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था बेटा? नासिरुद्दीन महमूद। अल्तुनिया बेटा भटिंडा का गवर्नर था। ठीक है ना, बता दिया ना बेटू? ध्यान से सुनिएगा बेटा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसे शाही दरवेश या दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था, बहुत साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था। कुरान में अपना पूरा का पूरा समय बिता देता था। इसी नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना सर्वेसर्वा नियुक्त कर दिया था, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ में कर दिया था। यदि हम बलबन की बात करें तो बलबन का जो पूरा मूल नाम माना जाता है वो बहाउद्दीन। क्या नाम था बेटा? बहाउद्दीन। अरे मेरे प्यारे भाई, इल्तुतमिश की मृत्यु बेटा मैंने बता दी ना 1236 में बामियान अभियान पे जाते हुए, बता दिया बेटा। ठीक है, 1326 में बेटा। ध्यान से सुनिएगा, बारह सौ 36 बेटा। मैंने क्या गलत लिखवा दिया क्या? हाँ भाई, माफी चाहता हूं। 1236 बेटा, है ना? 13/4/1236। ठीक है, 1236 बेटा। चलिए ठीक है। खैर ध्यान दीजिएगा कि मूल नाम क्या था बलबन का? बहाउद्दीन। इल्बरी तुर्क था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये भी जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और गुलाम चालीसा दल का क्या हुआ करता था? ये सदस्य हुआ करता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनना बेटा। बलबन ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर में खूब विश्वास रखता था। ऐसा सोचता था कि एक दिन कभी ना कभी मुझे जो है शासक बनने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। सुल्तान नहीं होते हुए भी लगभग 20 साल नासिरुद्दीन महमूद के समय उसने एक तरीके से सुल्तान के रूप में ही कार्य किया था। और सुल्तान इस बलबन ने एक सिद्धांत दिया था जिसे लौह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। बस समझा जाता हूं, लिखवाऊंगा मैं कल, अभी समझ लो। लौह एवं रक्त शुद्धि क्यों? क्योंकि बलबन स्वयं को अपने आप को बहुत ज्यादा उच्च कुल का मानता था। ये कहता था कि मैं तो ईरान का जो उच्च कुल है आपरा सियाबी, ईरान का जो
आपरासियाबी, इस आपरासियाबी का सदस्य मानता था अपने आप को। और बलबन एक बात कहता था कि सुल्तान वही बन सकता है जो कि ईश्वर का प्रतिनिधि हो। नायाब एक खुदाई कहता था अपने आप को कि मैं क्या हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। अपने आप को जिल्ले इलाही कहा या फर्रे इजदी, जिल्ले इलाही और फर्रे इजदी। इसने लोह एवं रक्त की शुद्धि, ये जो था गरीब लोगों से बड़ा नफरत करता था। कौन? बलबन। ये ऐसा कहता है कि जब जब मैं मेरे सामने किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नसों में, रक्त में उफान आ जाता है। मेरे शरीर की प्रत्येक नस क्रोध से भर जाती है। इसलिए इसने क्या करा, सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए इसने सर्वप्रथम 40 दल का दमन किया। याद रखना बेटा, 40 दल का दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। आ गई बात समझ में? लोह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बलबन ने दिया। इसने कुछ फारसी त्योहार मनाने प्रारंभ किए थे, जैसे नवरोज, सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं प्रारंभ की। सिजदा और पाबोस, सिजदा क्या? सिर झुकाना, और पाबोस क्या? सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को, बेटा जी 1236 है सुगना बाई सा, है ना, वो मैंने गलती से लिख दिया था, सुधार दिया है, ठीक है, 1236 बेटू, ठीक है। याद रखिएगा क्या कि सिजदा का मतलब सिर झुकाना और पाबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है ना। और नवरोज जो कि ईरानी जो है ईरान में जो है, जो न्यू ईयर मनाया जाता है, प्रकृति प्रेम का जो उत्सव मनाया जाता है, उसको नवरोज कहा जाता है। इसने 40 दल का भी क्या किया था? दमन किया था। किसने? बलबन ने। किसने किया था? दमन किसने किया है? बलबन ने। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि लोह एवं रक्त शुद्धि का सिद्धांत चलाया। मैं लिख देता हूं महत्वपूर्ण बातें। लोह एवं रक्त शुद्धि, लोह एवं रक्त शुद्धि, चलिए कल बात करेंगे। खैर मैंने समझा दिया है ज्यादातर महत्वपूर्ण बातें, तो कल एक तो हम बलबन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे खिलजी वंश की, ठीक है, किसकी? खिलजियों की। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। ठीक कल 4:15 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। नमस्कार, थैंक यू सो मच।